आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हसीन दिलरुबा पार्ट 2 की कहानी। हम देखते हैं कि रिशु और रानी ने आखिर में पुलिस से कैसे बच निकलने में कामयाबी हासिल की और किसी दूसरे मकाम पर चले गए। अभी उनका मंसूबा होता है कि वो दोनों थाईलैंड चले जाएं, लेकिन उनके लिए पैसे जमा करने होते हैं जो रानी ने किए, क्योंकि वो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। इस दौरान रानी एक बूढ़ी खातून और एक आदमी जिसका नाम अभिमन्यु होता है उसके साथ रहती है। रिशु ताहम एक स्कूल में पढ़ा रहा होता है और अलग रहता है, जबकि रिशु और रानी कभी कभार पुलिस के शुबे के बगैर आपस में बात करते हैं। लेकिन अभिमन्यु को रानी से पहली मुलाकात से ही मोहब्बत हो जाती है जब वो उनके साथ रहने आती है। एक रात बाजार में रानी और रिशु आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक चोर रानी का बैग छीनकर भाग जाता है। रिशु ये देखते ही फौरन चोर का पीछा करता है, लेकिन जैसे ही वो मोड़ काटते हैं पुलिस की गाड़ी रास्ते में आ जाती है। पुलिस को देखते ही वो दोनों भाग जाते हैं और रानी भी पुलिस की गाड़ी को देखकर वहां से हट जाने का फैसला करती है। यहीं से कहानी शुरू होती है, जब पुलिस उस पुराने केस की दोबारा तफ्तीश शुरू करती है और पुलिस अफसर और रानी की दोबारा मुलाकात होती है, जिसमें वो रानी को उसका चोरीशुदा पर्स वापस करता है। रिशु और रानी को अब बहुत मुहतात और होशियार रहना पड़ता है, इसलिए वो फोन पर बात करना या मिलना छोड़ देते हैं, जैसे वो कभी कभार किया करते हैं। वो अपनी बातचीत का तरीका बदल लेते हैं और अब पहेलियों में बात करने लगते हैं, जिसमें रानी के पसंदीदा क्राइम नॉवल निगार दिनेश पंडित की कुछ लाइनें लिखते हैं। अगर उन्हें किसी बात पर बात करनी होती या कोई इमरजेंसी होती तो वो उन लाइनों को उस अंदाज में लिखते जहां दूसरा देख सके, पढ़ सके और समझ सके। ऋषु रानी को खबरदार रहने को कहता है, क्योंकि अब पुलिस उनके पीछे होती है और उसे किसी भी लम्हे खौफ जाहिर किए बगैर या जरा सा भी घबराए बगैर मोहतात रहना होता है। वैसा ही होता है जैसा ऋषु रानी को बताता है और उसे दोबारा पुलिस स्टेशन में तफ्तीश के लिए बुलाया जाता है। लेकिन इस बार स्टेशन पर रानी और ऋषु दोनों के लिए एक और हैरत हैरत की बात ये होती है कि वो नील का पसंदीदा चचा मृत्युंजय पासवान होता है, जिसे ऋषु मोंटू चाचा कहकर पुकारता है। वो रानी को खबरदार करता है कि वो ऋषु को पकड़ेगा और ये केस हल करेगा, क्योंकि ये उसके लिए जाती मामला है। यहीं से नील का चचा रानी पर नजर रखना शुरू करता है और पुलिस यूनिट को हुक्म देता है कि वो पूरे शहर में ऋषु को तलाश करे और रानी के हर अमल पर नजर रखें, ताकि उन्हें ऋषु के ठिकाने का पता चल सके। शक को कम करने के लिए रानी अभिमन्यु से शादी का फैसला करती है, ताकि ऋषु को कुछ हद तक महफूज रखा जा सके और वो पकड़ा ना जाए, क्योंकि जो एजेंट उन्हें थाईलैंड ले जाने वाले होते हैं उन्हें नील के चचा ने पकड़ लिया होता है। एक माजूर खातून भी होती है पूनम, जो स्कूल में पढ़ाती है और ऋषु को मुसलसल ब्लैकमेल और हरासा करती है, उनकी मुंतजिर होती है। अभिमन्यु उस सारे उलझन में फंस के रह जाता है और एक रात वो महसूस करता है कि रानी सिर्फ ऋषु से मोहब्बत करती है और ये भी कि ऋषु जिंदा है। रानी बेख्याली में ये बातें कह जाती है। अभिमन्यु फिर रानी से कहता है कि वो ऋषु को बुलाए और उन्हें बताए कि वो उनकी मदद करेगा, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और कंपाउंडर होने के नाते दूर दराज के लोगों से ताल्लुकात होते हैं, उसके लिए ये आसान होगा। अभिमन्यु ऋषु को अपने लेबोरेटरी में रहने और छुपने की इजाजत देता है जब तक कि वो मामलात को हल ना कर ले। वो ऋषु को खाना देने के लिए आता है और देखता है कि पूनम भी वहां आ चुकी होती है और एक और आदमी भी होता है जो अभिमन्यु के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर रहा होता है। उसी वक्त अभिमन्यु ये बताता है कि वो अपने खानदान के कुछ अफराद को कत्ल कर चुका है, क्योंकि वो धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फिर ऋषु को धक्का देकर उसे लेबोरेटरी में बंद कर देता है। अभिमन्यु रानी के पीछे होने पर रानी वहां से भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और उन्हें बताती है कि अभिमन्यु उसे मार डालेगा, और फिर नील के दूर के चचा को भी ये बताती है कि वो ऋषु को भी मार डालेगा। ऋषु की तलाश के दौरान पुलिस को एक खाली बड़े मकाम पर पूनम और दूसरे आदमी की लाशें मिलती हैं, जो अभिमन्यु के लिए मुश्किल पैदा कर रहा होता है। ताहम पहले वाला पुलिस अफसर सोचता है कि रानी ने उन दोनों को कत्ल किया होता है, जबकि रानी दावा करती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। पुलिस अफसर फिर रानी से ऋषु के ठिकाने के बारे में पूछगछ करता है, लेकिन रानी कुछ नहीं बताती, जिस पर खातून अफसर रानी को बहुत ज्यादा मारती है। नील के चचा को फिर एक ख्याल आता है कि वो खबर में ये बात डालें कि रानी को बहुत बुरी तरह मारा जा रहा है। ऋषु को ये दिखाकर वो उसे ये बताते हैं कि अगर वो रानी को ठीक देखना चाहता है तो रात को ट्रेन पुल के नीचे, जहाँ बड़ी तादाद में मगरमच्छ मौजूद होते हैं, वहां आकर खुद को उनके हवाले कर दे। वक्त आ पहुंचता है और पुलिस यूनिटें सब नीचे खड़ी होती हैं। जब ऋषु पुल पर आता है और इशारा करता है कि रानी को दिखाया जाए, तब पुलिस रानी को उसकी तरफ भेजती है। रानी और ऋषु मिलते हैं और एक तरफ ट्रेन होती है जो उनके पीछे से आकर रास्ता बंद कर देती है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस यूनिटें मौजूद होती हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक अफसर
जो हुक्म की परवाह नहीं करता उन दोनों के पास चलता हुआ आता है और पता चलता है कि वो अफसर कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु होता है, जो उन्हें पकड़ने के लिए भेष बदलकर आया होता है और उसके हाथ में एक बंदूक होती है। तमाम पुलिस अफसरान अपनी जगह पर खड़े रहते हैं और हरकत नहीं करते, क्योंकि अब तीनों एक ही जगह पर मौजूद होते हैं। तीनों के दरमियान बहस होती है। जब नील के चचा और पुलिस अफसरान करीब आ रहे होते हैं तो तीनों पुल से गिरकर पानी में जा गिरते हैं, जहां नीचे मगरमच्छ मौजूद होते हैं, जिससे नील का चचा मायूस हो जाता है। दिन गुजरते जाते हैं और नील का चचा दरिया में उनकी तलाश जारी रखता है, जहां तक कि मगरमच्छों को पकड़कर कुछ सबूत हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से उसके हाथ कुछ नहीं आता। नील का चचा फिर शहर भर में नस्ब तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तलब करता है। वो तमाम फुटेजेस को देखता है और कुछ सबूत और वीडियोस हासिल करता है जिनमें रानी, ऋषु और अभिमन्यु को देखा जाता है। नील के चचा पुलिस इंस्पेक्टर को फुटेज में होने वाले तमाम वाकयात की वजाहत करता है, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकलता। उन्हें बताया जाता है कि केस को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे सोशल मीडिया पर मसाइल पैदा होंगे और तनाजा खड़ा हो जाएगा। 6 माह गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि रानी और अभिमन्यु बच्चों को तालीम दे रहे होते हैं, जबकि ऋषु कहीं नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि सिर्फ रानी और अभिमन्यु ही पानी के जरिए खुशकी तक पहुंचने में कामयाब हुए होते हैं, क्योंकि ऋषु की एक कलाई नहीं थी, जिसकी वजह से उसके लिए तैरना मुश्किल हो जाता है और उसे छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। यहाँ रानी माजी की तमाम यादों में गुम रहती है और सोचती है कि ऋषु वहां से बाहर क्यों ना निकल सका। फिर रानी नील के चचा को दिनेश पंडित की एक और किताब भेजती है और उन्हें कहती है कि वो किताब को पढ़ें, क्योंकि उसमें तमाम जुराइम और वाकयात की वजाहत की गई होती है। कहानी इस वक्त शुरू होती है जब ऋषु और अभिमन्यु 3 रातें पहले मिलकर काम कर रहे होते हैं। उस वाकये से पहले जब वो पानी में गिरे थे, वो फैसला किया जाता है कि मगरमच्छों को उनके इलाके से दूर रखा जाए ताकि वो जहाँ गिरे मगरमच्छ वहां ना हो। वो मगरमच्छों को गोश्त खिलाते हैं, जिससे मगरमच्छ दूसरे इलाके में चले जाते हैं और भरपूर हो जाते हैं ताकि वो उन पर हमला ना करें, जबकि वो पुल से गिरेंगे। ये सब उनके मंसूबे का हिस्सा होता है, क्योंकि ऋषु और अभिमन्यु हकीकत में लड़ नहीं रहे होते, बल्कि पुलिस को धोखा देने के लिए ऐसा जाहिर कर रहे होते हैं। जब वो मगरमच्छों को खाना खिला देते हैं, 3 रातों बाद वो पुल पर अपने मंसूबे पर अमल करने लगते हैं और गिर जाते हैं, लेकिन ऋषु अपनी कलाई की तकलीफ की वजह से बाहर नहीं निकल पाता। हाल में वापस आते हैं। रानी नील के चचा और अभिमन्यु को टूटा मानिया लवर्स पॉइंट पर मधु करती है। शाम 6 बजे रानी किनारे पर खड़ी रहती है और दोनों को बताती है कि ऋषु जिंदा नहीं बच सका, क्योंकि अभिमन्यु ने उसे धोखा दिया होता है। रानी वजाहत करती है कि जब ऋषु को तैरने की मदद की जरूरत होती है, अभिमन्यु ऋषु के जाली बाजू को उतार कर फेंक देता है, क्योंकि उसे मगरमच्छ करीब आता दिखाई देता है और ऋषु को वहां अकेला छोड़ देता है, जबकि वो खुद बाहर निकल जाता है। रानी अभिमन्यु को बताती है कि वो कैसे उसके साथ गद्दारी कर सकता है और फिर चट्टान से छलांग लगा देती है, उसे ये बताते हुए कि वो कभी भी उस पर गालिब नहीं आ सकता, जिससे अभिमन्यु शौक में आ जाता है। नील का चचा किनारे पर ये सब देखता है और फिर अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लेता है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि रानी दरअसल विशु से इस पुरानी बातचीत के तरीके से मुलाकात करती है, जो वो केस के दौरान इस्तेमाल करते होते हैं। उसके बाद वो मिलकर ये मंसूबा बनाते हैं कि रानी और ऋषु दोनों को मुर्दा जाहिर कर दिया जाए और अभिमन्यु को नील के चचा के जरिए गिरफ्तार करवा दिया जाए। रानी फिर दोनों को चट्टान पर बुलाती है और बताती है कि वो सब कुछ कैसे मंसूबा बनाया जाता है। रानी चट्टान से ऊंचाई से छलांग लगा देती है और पानी में जा पहुंचती है, फिर तैरती हुई ऋषु से मिलती है। उसके बाद वो दोनों वहां से दूर चले जाते हैं और इस तरह का तासुर देते हैं कि अभिमन्यु ने न सिर्फ अपने खानदान बल्कि ऋषु और रानी को भी कत्ल किया होता है। आखिर में रानी और ऋषु केस को हमेशा के लिए हल कर लेते हैं और अपनी जाली मौत का इल्जाम अभिमन्यु पर लगा देते हैं, क्योंकि ऋषु हकीकत में मगरमच्छों के हमले से बचने में कामयाबी हासिल कर लेता है और रानी को सब कुछ बता देता है। वो फिर अभिमन्यु को धोखा देकर उसे मुहासरे में ले लेती है और दोनों मिलकर अपने साथ वापस जाने में कामयाब हासिल कर लेते हैं। बाद में ये भी पता चलता है कि अभिमन्यु दरअसल दिनेश पंडित, रानी के पसंदीदा क्राइम नावल निगार का बेटा होता है, लेकिन जब अभिमन्यु पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद समझ लेता है कि रानी और ऋषि ने उसे धोखा दिया है और मिलकर भाग गए हैं। अभिमन्यु को यकीन हो जाता है कि उसकी गद्दारी कभी बेनकाब नहीं होगी, क्योंकि वो समझता है कि ऋषु मर चुका है, मगर वो जिंदा होता है और इसी तरह उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि पुलिस ने रानी की लाश नहीं पाई होती। तो कैसी लगी आपको मूवी की स्टोरी? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।